everyone and very good morning to all of you my dear students. Today we are going to start our third chapter in SST. Okay, so I think कि अभी तक जो हमने दो चैप्टर्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे. इन केस अगर कोई डाउट है तो आप लोग ज़रूर से उसे डिस्कस किया कीजिए. ओके, सो आज हम बच्चों अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द नॉर्दर्न प्लेन्स. ओके, तो हम नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड इसके अलावा हम क्या देखेंगे, इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे दैट द स्टेट्स लाइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, उनके स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो इस पूरी बेल्ट के आप देखेंगे. नॉर्दर्न बेल्ट जो है ये आप यहाँ पर जो जो स्टेट्स आते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे. एंड सेकेंड थिंग हम देखेंगे द मेन रिवर्स, ठीक है, ओरिजिनेटिंग एंड द हिमालयाज़, कौन कौन सी रिवर्स ऐसी हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, द थ्री बेसिन्स, तीन बेसिन्स के बारे में पढ़ेंगे हम. कौन कौन सी बेसिन्स हैं, सतलज बेसिन, गंगा बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन. ठीक है, इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. ठीक है, फसलों के प्रकारों के बारे में हम पढ़ेंगे. उनकी लैंग्वेजेस कौन कौन सी है वहाँ पर बोली जाती हैं, या फिर उनके ड्रेसिंग सेंस कौन कौन से होते हैं, फेस्टिवल्स कौन कौन से होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो बच्चों आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस चैप्टर वर्ड टू वर्ड एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पर बच्चों मैं आपको थोड़ा सा जूम करके आई थिंक दिखा देती हूँ. येस, यू कैन सी नाउ द नॉर्दर्न प्लेन्स. ठीक है, ये आपका चैप्टर है. एंड इफ़ द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर द क्राउन ऑफ इंडिया देन द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द फेस ऑफ द कंट्री. आपने क्या देखा कि जो नॉर्दर्न माउंटेन्स आपने हिमालय रेंज के बारे में पढ़ा था ना, तो ये क्या कह रहे हैं हम, क्राउन ऑफ इंडिया अगर उसे कहा जाता है तो जो नॉर्दर्न प्लेन आप एरिया देखेंगे ये फेस ऑफ इंडिया कहा जाता है. ओके, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इसका लोकेशन कहाँ है, किस जगह पर आप देखेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. द नॉर्दर्न प्लेन्स लाई बिटवीन द हिमालयाज एंड द सर्दर्न प्लेटो. किसके बीच में है ये है हिमालय रेंज जो आपने पढ़ी है उसके और सर्दर्न प्लेटो जो एकदम साउथ वाला पार्ट है उसके बीच का एरिया. ये जो आप देख रहे हैं ये आपका नॉर्दर्न प्लेन्स वाला एरिया है. ठीक है, ये आपका नॉर्दर्न प्लेन्स है. ऊपर आपका ग्रेटर हिमालय वाला एरिया आ जाता है एंड साउथ में जब आप जाएंगे तो आपको मिलेगा सर्दर्न प्लेटो. तो इस तरीके से ये आप मैप देखेंगे जब इंडिया का, तो आपको जो बीच का पार्ट दिख रहा है नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी नॉर्दर्न जो आप देख रहे हैं हिमालय वाला रेंज उसके जस्ट नीचे आगे नॉर्दर्न प्लेन्स. ठीक है, तो बेसिकली ये यहाँ पर इट लाइज. एंड नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, द फ्लैट एंड लेवल नॉर्दर्न प्लेन्स स्ट्रेच फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट. अब हमने क्या देखा, द फ्लैट एंड लेवल नॉर्दर्न प्लेन्स. ठीक है, आप क्या देखेंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया कौन सा है, वेस्ट में अगर हम जाएं, फिर अगर हम यहाँ पर डायरेक्शंस को देखें तो आप देख सकते हैं, आई कैन ड्रॉ हियर. यस, आप डायरेक्शंस देख सकते हैं, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और ये वेस्ट है. तो वेस्ट में क्या है, पंजाब का एरिया जो है आपका, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट होके असम का जो एरिया ईस्ट में है वहाँ तक पूरा बेल्ट जो आपका होगा ये नॉर्दर्न प्लेन्स होगा. ठीक है, पंजाब वेस्ट से स्टार्ट होकर ईस्ट में असम तक. ओके, दे कवर ऑलमोस्ट द होल पंजाब. ये किस किस एरिया को कवर करता हुआ है ये बेल्ट, ये पूरा ऑलमोस्ट आपका पंजाब का एरिया कवर हो जाता है, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पार्ट्स ऑफ बिहार एंड असम ऑल्सो, कुछ पार्ट्स बिहार के और कुछ असम के. ये पूरा आपका नॉर्दर्न प्लेन्स एरिया है. कौन कौन से स्टेट्स हैं, फिर से एक बार आप इसे रिपीट करिए, पंजाब पूरा, हरियाणा, उसके बाद आता है आपका वेस्ट बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये पूरी बेल्ट जो है आपकी, कुछ पार्ट आपका बिहार का और असम. तो ये आप इस स्टेट्स को इनको याद रखेंगे. ओके, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं बच्चों, दैट द नॉर्दर्न प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल प्लेन्स. यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि आप देखेंगे, फर्टिलिटी आप देखेंगे. ठीक है,
ये नहीं कि यहाँ पर आपको बिल्कुल बंजर जगह मिल रही है जहाँ फसलें नहीं हो रही, अनाज पैदा नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं इशू है यहाँ पे। सबसे फर्टिलिटी आप देखेंगे, फर्टाइल आप यहाँ पर प्लेन्स देखेंगे। रिच इन एलुवियल सॉइल, सबसे ज़्यादा कौन सी सॉइल मिलेगी आपको? एलुवियल सॉइल। ये भी एक टाइप है सॉइल का, ठीक है। ये एक ऐसी सॉइल है जिसमें हम क्रॉप्स बहुत आसानी से उगा सकते हैं, तो आप इसका नेम याद रखेंगे, एलुवियल सॉइल। इन मोस्ट पार्ट, ये नॉर्दर्न प्लेन्स की बात हो रही है, आप इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चों। नॉर्दर्न प्लेन्स में हमने देखा कहाँ पर ये बेसिकली कौन सा एरिया है इंडिया में, कौन कौन से स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। थर्ड थिंग हमने देखा एलुवियल ऑयल, जो आप देख रहे सॉइल देख रहे हैं यहाँ पे, एलुवियल सॉइल, ये आपका यहाँ मेन फर्टिलिटी के लिए जो है मिलता है यहाँ पर। इसकी वजह से, सॉइल की वजह से क्रॉप्स उगाने में प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत ज़्यादा फसल हम आसानी से उगा सकते हैं, फर्टिलिटी ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट आप क्या देखते हैं बच्चों? द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ इन द नॉर्दर्न प्लेन्स आर, आप कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ की बात हो रही है, ठीक है। पहले स्टेट्स की बात हुई थी, फिर उनके हम लोगों ने फर्टिलिटी के बारे में देखा कि सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी कौन से एरिया में है? नॉर्दर्न प्लेन्स में है। वहाँ पर एलुवियल सॉइल जो हम देखते हैं, वो सॉइल उसकी वजह से, उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ ऐसी उसकी क्वालिटी होती है कि क्रॉप्स को बढ़ाने में, उगाने में बहुत अच्छी रहती है, बेनिफिट होता है बहुत उससे। तो हम ये देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा एरिया में नॉर्दर्न प्लेन्स में उसी टाइप की सॉइल हम देख सकते हैं। अब आती है बात कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में। तो कौन कौन सी सिटीज़ बच्चों इम्पॉर्टेंट हैं? पहली आप देखेंगे अमृतसर, ठीक है, दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी। तो आपने क्या क्या देखा यहाँ पे? बहुत सारी सिटीज़ के बारे में जान लिया। उसके अलावा पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, चंडीगढ़, ये सारी क्या हैं? कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं। सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है, अलग अलग चीज़ों की वजह से भी इनको जाना जाता है। तो नेक्स्ट बच्चों आप देख सकते हैं इस पेज पर आपको एक नॉर्दर्न प्लेन्स का फिगर दिखाया गया है एंड यहाँ आपको शो हो रहा है ये नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये ग्रेटर हिमालय रेंज है आपका। और जब आप साउथ में इसके बीच में जाएंगे, साउथ साइड में आपको सर्दर्न प्लेटो मिलेगा। तो सर्दर्न प्लेटो और हिमालय के बीच का पार्ट आपका ये नॉर्दर्न प्लेन्स कहलाता है। नॉर्दर्न प्लेन्स ईस्ट में जब आप देखेंगे, ईस्ट का एरिया ये है, वेस्ट का ये है। तो वेस्ट में पूरा पंजाब ऑलमोस्ट इसमें इंक्लूड है, यहाँ से लेकर आपका वेस्ट बंगाल है, हरियाणा है, और उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, बिहार है, और असम का कुछ पार्ट है। तो आप इस तरीके से पूरी बेल्ट देखेंगे जो स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। कौन कौन सी सिटीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं ये भी मैंने अभी आपको बता दिया है। एंड इसके अलावा हमने ये देखा कि एलुवियल सॉइल जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है उसकी, और जिसकी वजह से क्रॉप्स उगाने में प्रॉब्लम नहीं आती है ना। तो हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करी हैं। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट पेज पर क्या बताया गया हमें। यस, यू कैन सी बच्चों, जहाँ भी हमें स्टार फैक्ट बताया होता है यहाँ पे कुछ अलग सी चीज़ हमें पता चलती है, सो इसे हम ज़रूर रीड करेंगे। फर्स्ट आपको क्या बताया स्टार फैक्ट में? द नॉर्दर्न प्लेन्स आर कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न प्लेन्स को क्या कहा जाता है? आपका उत्तर प्रदेश भी उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। क्या कहा जाता है? फूड बाउल ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का फूड बाउल, सबसे ज़्यादा अनाज आपका यहाँ होता है जिससे पूरी कंट्री में आप उसे जो है प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसे फूड बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। So as most of India's crops are grown here, since the land is very fertile, okay, and the harvest is very good. हमने अभी ये चीज़ डिस्कस की थी कि सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी कहाँ पर है? नॉर्दर्न प्लेन्स में है, इसलिए इसको फूड बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट हमें क्या पता चलता है बच्चों? दैट भाखड़ा नांगल डैम इज़ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। भाखड़ा नांगल डैम के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये नेम आप हमेशा याद रखेंगे, आपके आगे भी बहुत क्वेश्चंस में जो है आएगा। एंड आई थिंक ये कॉम्पिटिशन्स में भी आपको हेल्प करेगा आगे चलकर। दैट भाखड़ा नांगल डैम, ये नाम आप नोट कर लीजिए, चाहे तो इस स्टेटमेंट को आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, स्टार बना करके स्टार फैक्ट लिख लीजिए और इसे आप नोट कर लीजिए, ओके।
सो बच्चों आप जो है अपनी ये नोटबुक वन साइडेड वाली बनाएंगे, एक साइड जहाँ लाइंस होती हैं और एक साइड प्लेन होता है। प्लेन एरिया में मैं आपको कोई भी डायग्राम बनाने को दे सकती हूँ एंड कोई भी मैप आप वहाँ पर बना सकते हैं, मैप की ड्राइंग शो कर सकते हैं। आपके इतने सारे मैप इसमें इन्वॉल्व हैं। कोई भी डायग्राम आपको बनाना है आप वाइट वाले साइड पर बनाएंगे एंड जो स्टार फैक्ट है वो भी आप वहाँ नोट कर सकते हैं। ओके, तो भाखड़ा नांगल डैम के बारे में भी आप यहाँ पर क्या जानते हैं कि वो सबसे हाईएस्ट डैम है इंडिया में। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं बच्चों, हिमालयन रिवर्स के बारे में। अभी हमने क्या डिस्कस करना है, हिमालयन रिवर्स, कौन कौन सी रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट थिंग हम यहाँ क्या देखते हैं बच्चों, द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स आर द मेनी रिवर्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द रेंजेस। इस रेंज से काफ़ी, हिमालयन रेंज से काफ़ी सारी हमारी रिवर्स जो हैं ओरिजिनेट होती हैं जिनका उद्गम स्थल है हिमालय। ठीक है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ नदियां हैं हमारी, जैसे आपकी है इंडस रिवर, गंगा, यमुना, सतलज, ब्रह्मपुत्र आर द इम्पॉर्टेंट रिवर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम द हिमालयाज। मेन आपने रिवर्स के बारे में क्या, गंगा, सतलज, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ये सारी रिवर्स आपकी इम्पॉर्टेंट है और हिमालय से इनका उद्गम हुआ है, ओरिजिनेट हुई हैं वहाँ से। दीज रिवर्स फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स, ये नॉर्दर्न प्लेन्स में ही फ्लो करती हैं, इनके थ्रू फ्लो होती हैं। पूरा आपके हिमालय से निकलकर नॉर्दर्न प्लेन्स में आके डिफरेंट पार्ट्स में जो है ये डिवाइड हो जाती हैं। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, द हिमालयन रिवर्स रिमेन फुल ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर। हिमालयन रेंज जो आप देख रहे हैं, हिमालयन रिवर्स जो आप देख रहे हैं ना, जिनके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पूरे सीजन थ्रू आउट द ईयर ये हमेशा इनमें रिवर में जो है वाटर फुल रहता है। ऐसा नहीं कि कोई नदी गर्मियाँ ज़्यादा हैं तो आपकी सूख रही है या कुछ ऐसा इशू नहीं है, ये थ्रू आउट द ईयर इनमें एकदम वाटर फुल रहता है। कैन यू टेल द रीज़न, क्या आप रीज़न बता सकते हैं ऐसा क्यों है? द सिंपल रीज़न इज़ दैट द स्नो ऑन द हिमालयन माउंटेन्स, जो हिमालयन ग्रेटर हिमालय जो आपने पढ़ा था सबसे टॉप वाला एरिया, उस पर हमेशा हमने ये देखा थ्रू आउट द ईयर स्नो रहती है। तो गर्मियों के टाइम में क्या होगा, वो स्नो मेल्ट होगी, स्नो मेल्ट होने के बाद वो रिवर्स में जो है आकर मिल जाती है, तो वहाँ पानी की कभी कमी नहीं होती है, कभी नदियाँ नहीं सूखती हैं इस वजह से। ठीक है, तो आपका थ्रू आउट द ईयर आप देखेंगे कि वहाँ पर वाटर फुल रहता है, छोटा सा रीज़न है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं बच्चों, एज दीज रिवर्स फ्लो फ्रॉम द माउंटेन्स दे कैरी, अब आपने क्या देखा, ये माउंटेन से बह रही हैं तो दे कैरी विद देम ब्रोकन रॉक्स, सैंड एंड सिल्ट। कुछ कंकड़ पत्थर जब पर्वतों से नीचे वो एकदम प्रेशर में एकदम तेज़ बहाव होता है उनका, तो अपने साथ साथ वो कुछ पत्थरों के टुकड़े बड़े बड़े, इवन कुछ नहीं बहुत बड़े बड़े, जैसे पर्वतों से टूटने लगते हैं कुछ उनके हिस्से, तो उसको कह सकते हो आप बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, सैंड होती है, वो प्लेन एरिया तक आते आते जो है और छोटे छोटे हो जाते हैं। तो आपने देखा अपने साथ बहते हुए वो काफ़ी सारे स्टोन्स भी होते हैं उसमें, सैंड भी होती है, सिल्ट्स भी आप देखेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें वो अपने साथ लेकर के आती हैं जब वो प्लेन एरियाज़ में आते हैं रिवर्स। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं बच्चों, द फाइन सिल्ट विच इज़ डिपॉजिट बाय द रिवर इज़ कॉल्ड एलुवियम। ठीक है, तो सबसे जो आप फाइन वो देखेंगे जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, दैट यस क्लास। तो हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया, हमने देखा कि ये सारी रिवर्स जब माउंटेन से नीचे प्लेन्स में आती हैं तो अपने साथ बहुत सारी रॉक्स हैं, सैंड्स हैं, ये सारी चीज़ें भी लेकर आती हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, धीरे धीरे जब ये डिफरेंट पार्ट्स में फ़्लो करती हैं तो ये जो रॉक्स अपने साथ लेकर आती हैं ये और फाइन होती जाती हैं और छोटी छोटी होती जाती हैं और एक सैंड की तरह हो जाती है। आपने मिट्टी देखी होगी, मिट्टी के रूप में वो बदल जाती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, एलुवियम कहते हैं। ठीक है, तो ये रिवर्स क्या होती है, एक जगह ये सारा सैंड इकट्ठा कर देती हैं। ठीक है, तो इसे हम एलुवियम कह रहे हैं। एंड एलुवियम और एलुवियल सॉइल इज़ गुड फॉर क्रॉप्स। यही एलुवियल सॉइल है जो क्रॉप्स उगाने के लिए बहुत बेनिफिट
होता है इससे हमें, ठीक है। ये बहुत बेनिफिशियल होता है, बहुत इम्पोर्टेंस इसकी इसलिए है। और ये आपका कहाँ है, प्लेन एरियाज़ में, नॉर्दर्न प्लेन्स में, आपके ये उत्तर प्रदेश वाले बेल्ट में, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं बच्चों, एलुवियम किसे कह रहे हैं हम, एक तरीके की मिट्टी है ये, जहाँ पर क्रॉप्स उगाने में बहुत हमें आसानी होती है, और इसी से हमने इसे नाम दिया एलुवियल सॉइल। ओके, तो नेक्स्ट हम क्या देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट थिंग हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं दैट नॉर्दर्न प्लेन्स हैव 3 इम्पॉर्टेंट रिवर्स। कितनी इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं, देर आर एटलीस्ट 3 इम्पॉर्टेंट रिवर्स। फर्स्ट वन इज सतलुज, सेकेंड वन इज गंगा एंड थर्ड वन इज ब्रह्मपुत्र। सतलुज, गंगा and Brahmaputra. Okay, they divided the plains into 3 river basins. They divided the plains into 3 river basins. ठीक है, इन 3 नदियों ने 3 basins में बेसिकली इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है, 3 river basins में डिवाइड कर दिया है। A river basin is an area, रिवर बेसिन क्या होता है, अब आप ये सोच रहे होंगे दैट रिवर बेसिन is a area watered by a river and its tributaries। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या देखा, वो पूरा एरिया होता है वाटर का, बेसिन हम उसे कहते हैं। मान लीजिए गंगा बेसिन है तो वहाँ पर नदी भी बह रही है, और आसपास का एरिया जो है वहाँ पर मिट्टी जो है वहाँ पाई जा रही है वो बहुत उपजाऊ है, ठीक है, बहुत फर्टाइल मिट्टी है वहाँ पर, सॉइल है आपकी, कोई भी क्रॉप आप आसानी से उगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, वो पूरा रिवर बेसिन बन जाता है। जैसे गंगा जहाँ से बह रही है उसके आसपास का पूरा एरिया आपका गंगा बेसिन हो गया, है ना। तो आप यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं कि 3 इम्पॉर्टेंट जो आपने रिवर्स पढ़ी हैं इनकी वजह से पूरा एरिया 3 बेसिन्स में डिवाइड हो जाता है। एंड बेसिन क्या होता है, अब रिवर बेसिन इज़ एन एरिया वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। The 3 river basins in India are Satluj river basin, Ganga river basin and Brahmaputra river basin। पूरे इंडिया में 3 basins में आपने डिवाइड कर दिया है उसे। सतलज रिवर बेसिन के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद गंगा रिवर बेसिन के बारे में। तो पहला बच्चों हम क्या देखते हैं कि रिवर बेसिन क्या हो गया आपका, वो पूरा उस नदी के आसपास का एरिया जहाँ पर उसकी जो फर्टिलिटी है आप वहाँ के सॉइल की देख सकते हैं, उससे रिलेटेड हम जो क्रॉप्स उगा रहे हैं, इस तरीके से हम पूरे उस बेसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा होगा यहाँ पर सतलज, सतलज रिवर बेसिन। ओके, सो द सतलज एंड द बीस फ्लो। अब आप क्या देखेंगे, आप देख सकते, मैं आपको बच्चों यहाँ थोड़ा जूम करके आई थिंक दिखा देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यस, यू कैन सी क्लास द सतलज एंड द बीस फ्लो इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शंस। दे जॉइन द इंडस रिवर इन पाकिस्तान। सतलज जो है बच्चों आपकी वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ़्लो करती है, एंड ये बेसिकली दे जॉइन द इंडस रिवर, ठीक है, जो आपकी सिंधु नदी है उसको ये जॉइन करती हैं इन पाकिस्तान। द इंडस फ्लोज इनटू द अरेबियन सी, और इंडस रिवर कहाँ पर आकर गिरती है, अरेबियन सी में, ठीक है। आपने पूरा इंडिया का जब मैप देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा अरेबियन सी भी है। मैं आपको एक बार और ये पिक्चर शो कर देती हूँ। आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ से आपकी इंडस रिवर को आप देखेंगे बहते हुए, और ये आपका जो पूरा गुजरात का एरिया है, इसके बाद नीचे आपका अरेबियन सी आ जाता है। तो ये कहाँ पर गिरती है आके, इंडस आपकी रिवर जो है वो अरेबियन सी में आके मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट हम क्या देख रहे थे बच्चों, यस, द इंडस फ्लो इनटू द अरेबियन सी। नेक्स्ट है बच्चों पंजाब एंड हरियाणा लाई इन द सतलज बेसिन। आप जो पंजाब हरियाणा का एरिया देखेंगे वो कौन सी बेसिन में है, सतलज बेसिन में। द भाखड़ा डैम जो आप जिसकी बात कर रहे थे, भाखड़ा नांगल डैम, ये डैम कहाँ पर है बच्चों, दिस डैम हैज़ बीन बिल्ट ऑन द सतलज रिवर। अगर आप डैम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से स्टेट में है, ये कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है। तो सबसे पहले रिवर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, सतलज बेसिन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, रिवर के बारे में। तो यहाँ पर हमने क्या देखा बच्चों कि आपका सतलज रिवर के ऊपर एक सबसे इंडिया का फेमस डैम बना हुआ है, दैट इज़ भाखड़ा नांगल डैम। ओके,
तो आपने ये कहाँ देखा, कौन सा एरिया है, ये है आपका पंजाब हरियाणा वाला एरिया पूरा। नेक्स्ट आप क्या देख रहे हैं, इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन, खेती बाड़ी करने के लिए यहाँ पर हमें वाटर मिलता है, एंड इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी। डैम का यूज़ हम किस में कर रहे हैं, इरिगेशन के लिए भी और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं बच्चों, पंजाब एंड हरियाणा आर 2 स्टेट्स विच गेट वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द भाखड़ा डैम। पंजाब एंड हरियाणा आर द 2 स्टेट्स, ठीक है, ये ऐसे 2 स्टेट्स हैं विच गेट वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द भाखड़ा डैम, भाखड़ा नांगल डैम से जिनको इलेक्ट्रिसिटी और वाटर मिल रहा है। ये ऐसे कौन से 2 स्टेट्स हैं, पंजाब एंड हरियाणा। नेक्स्ट बच्चों, हमने अभी सतलज के बारे में जो इम्पोर्टेंट बात पढ़ी, हमने ये भी देख लिया कि ये पूरा बेसिन आपका कौन सा एरिया है, ये है आपका पंजाब और हरियाणा वाला एरिया। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट डैम बना हुआ है, सबसे फेमस है इंडिया का, दैट इज़ भाखड़ा नांगल डैम, और यहाँ से जो है हमें इरिगेशन के लिए वाटर मिलता है और इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका गंगा रिवर बेसिन। कौन सा है आपका, गंगा रिवर बेसिन। द गंगा रिवर बेसिन आप क्या देख रहे हैं बच्चों, दैट गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, भागीरथी, फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। एक गंगोत्री ग्लेशियर है हिमालय में, जहाँ से ये गंगा नदी का उद्गम माना जाता है। ओके, तो गंगा नदी आपकी कहाँ से निकलती है, भागीरथी से। भागीरथी कहाँ पर है, गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयन माउंटेन्स। इट फ्लोज एट अ हाई स्पीड फ्रॉम द माउंटेन स्लोप्स, बहुत हाई स्पीड में, बहुत प्रेशर में ये ऊपर से गिरती हैं नीचे गंगा जो है। एंड ऑन इट्स वे डाउन इट इज़ जॉइंड बाय द रिवर्स मंदाकिनी एंड अलकनंदा। जब वो ऊपर से निकलती हैं तो ये 2 और रिवर्स को ज्वाइन कर लेती हैं, दैट इज़ मंदाकिनी, फर्स्ट वन इज़ मंदाकिनी एंड सेकेंड वन इज़ अलकनंदा। इन 2 नदियों का नाम बच्चों आप याद रखेंगे, मंदाकिनी एंड अलकनंदा। ये ऐसी 3 रिवर्स हैं बच्चों जो गंगा को बनाती हैं, विच फॉर्म गंगा। ओके, तो कौन कौन सी, मंदाकिनी, अलकनंदा एंड गंगा, ठीक है। तो ये क्या देख सकते हैं आप, दीज 3 रिवर्स कंबाइन टू फॉर्म अ गंगा। द गंगा एंटर्स द नॉर्दर्न प्लेन्स नियर ऋषिकेश। कहाँ एंटर कर रही है गंगा, गंगा एंटर्स द नॉर्दर्न प्लेन्स नियर ऋषिकेश। ऋषिकेश के पास आके, जो आपने हरिद्वार वाला एरिया देखा है ना, ये भी हमारा एक होली प्लेस है, तो हरिद्वार में ऋषिकेश जो है बच्चों, वहाँ से ये एंटर कर रही है नॉर्दर्न प्लेन्स में, ठीक है। तो आप यहाँ पर पूरा इसका एक व्यू देख सकते हैं, विजन देख सकते हैं कि कहाँ से ये निकल रही हैं, कौन कौन सी इसमें 2 रिवर्स और ऐड हुई हैं, अलकनंदा और मंदाकिनी, जो गंगा को बना रही हैं, और नॉर्दर्न प्लेन्स में इनकी एंट्री कहाँ से हो रही है, ऋषिकेश। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं बच्चों, द यमुना रिवर। द यमुना रिवर विच इज़ द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम द हिमालय, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, यमुना की। ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं, ये भी हिमालय से स्टार्ट होती हैं। द यमुना जॉइंस गंगा एट अ प्लेस नियर इलाहाबाद। अब ये भी गंगा में आके मिल जाती हैं। कुछ मेन रिवर्स ऐसी हैं जो आकर के गंगा में मिल रही हैं। पहली मंदाकिनी है, अलकनंदा है। मंदाकिनी अलकनंदा जब गंगा में मिलती हैं और वो एंटर कर रही होती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में, तो ये कौन सा एरिया आप देख रहे हैं, ये है आपका ऋषिकेश वाला एरिया, ठीक है। आपने जो अभी हरिद्वार का एरिया आप मैंने बताया था, वहाँ पर ये एंटर कर रही है नॉर्दर्न प्लेन्स में। अब बारी आती है यमुना रिवर की। तो यमुना रिवर जब इसमें मिलती है गंगा में, तो ये कहाँ पर आप देख रहे हैं, ये कौन सा एरिया आपका पड़ेगा, ये मिलती है इलाहाबाद वाले एरिया में, जिसे अभी हम जो है देख रहे हैं कि इलाहाबाद में संगम भी आपने देखा है ना। तो हम यहाँ पर बेसिकली क्या देख रहे हैं, दैट यमुना रिवर which is the main tributary of Ganga also start from the Himalaya, and the Yamuna join Ganga at a place near Allahabad. इलाहाबाद में आपके ये मिलती है। दिस प्लेस इज कॉल्ड संगम, इसे हम संगम कहते हैं, जहाँ पर गंगा और यमुना दोनों मिल रही है, इलाहाबाद, ठीक है। देयर इज अनदर ट्रिब्यूटरी, आपने एक और उसमें देखा है जो मतलब मिल रही है उसमें, दैट सोन, दैट जॉइंस गंगा नियर पटना। सोन नदी भी है एक बच्चों जो गंगा में आकर के मिलती है, एंड हमने देखा ये कहाँ मिल रही है, पटना में। तो बेसिकली आपकी गंगा सबसे बड़ी रिवर है जो हिमालय से ही ओरिजिनेट हो रही है। इसकी कई सारी सहायक नदियाँ आपने देखी,
जो आपने जैसे कि मंदाकिनी है, अलकनंदा है, यमुना है, सोन नदी है, ये अलग अलग जगहों पर गंगा में आके मिलती हैं। और वो कौन कौन सी जगह हैं ये आपके साथ मैंने अभी डिस्कस की। सोन नदी कहाँ मिलती है? पटना में। यमुना नदी इलाहाबाद जहाँ संगम है। और जो आपकी मंदाकिनी और अलकनंदा है ये गंगा में कहाँ मिलती हैं? ये आपके मिलती है ऋषिकेश, जहाँ वो एंटर कर रही है नॉर्दर्न प्लेन्स में। ठीक है, पहले मिलती हैं, बाद में ऋषिकेश में आकर के वो एंटर करती है नॉर्दर्न प्लेन्स। इस तरीके से आपका जो है ये पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो आई थिंक कि आपने यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स अभी जान लिए हैं एंड सब आपको समझ में भी आए होंगे। एंड नेक्स्ट थिंग कि हम लोग अपने अब अपकमिंग वीडियोस में इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक कि इतना टॉपिक आपको समझ में आ गया एंड थैंक you for this session class. We will discuss our next topic in next video.